अच्छा सर, चेंजेस इन इक्विटी के साथ साथ हमने ये देख लिया कि अगर आप कोई न्यू सब्सिडरी एक्वायर करें तो उसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा, फिर आप याद करें चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर में हमने इंटायर डिस्पोजल किया था। ये बहुत ही अहम और बहुत ही बारीक बातें हैं जो आपको रिकॉल होनी चाहिए कि हमने जब इंटायरली एक सब्सिडरी को डिस्पोज किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि सेपरेट बुक्स का गेन हमारे ग्रुप रिजर्व में ऐड होता था। मैं बैलेंस शीट का सोचने का कह रहा हूँ आपको। सेपरेट बुक्स का गेन हमारे ग्रुप रिजर्व में ऐड हुआ करता था, हम उसको क्या करते थे, लेस करते थे। और फिर कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन हम क्या करते थे, ऐड करते थे। फिर मैंने कहा था इसकी रिपोर्केशंस या इसका जो रिजल्टिंग आंसर है वो ये हुआ करता था कि आपका जितना भी पोस्ट एक्विजिशन है वो रिवर्स हो जाया करता था। क्योंकि अब आप कह रहे थे कि भाई जो कमाना है वो यही कमाना था जो कि सब्सिडी को बेचने पे कमाया, दैट्स इट। और वो सेपरेट बुक्स का ही गेन होता है। तो टेक्निकली अब उसको पीएनएल के पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है वो आज हमें सीख। तो टेक्निकली जो मेरी कमिटमेंट थी कि मैं आपको चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर का पीएनएल भी यहाँ सिखा रहा हूँ, सही है जी। तो बहुत फोकस होकर सुनिएगा, बहुत सुकून से आपको ये समझना है, क्योंकि एक ही सवाल ऐसा आया पीएनएल का जो 2014 में आया जिसमें चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर के साथ डिस्पोजल था और चेंजेस इन इक्विटी भी थी। तो ज़रा फोकस होकर इस बात को देखते हैं। सर एक सवाल बनाया मैंने, उसमें हमने कहा भाई 3 कंपनीज हैं, उसका पीएनएल दिया हुआ है दिसंबर 31 2018 का। दिसंबर 31 2018 का। अच्छा जी, हमने कहा आपका ईयर एंड 2018 है। फिर सर ये 3 कंपनीज की डिटेल दी हुई है। हमने कहा कंपनी ए एक्वायर्ड कंपनीज बीज एंड कंपनी सी शेयर ऑन जनवरी 1 2016 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, समझने की बात यह है कि हमने कंपनी बी को एक्वायर किया है जनवरी 1 2016 में और कंपनी सी को एक्वायर किया जनवरी 1 2017 में, यानी करंट ईयर तो 2018, यानी दैट मीन्स कि दोनों कंपनीज जो खरीदी गई हैं वो खरीदी गई हैं इस साल से पहले। ये बात आपने याद रखनी है। फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा, दोनों कंपनीज अगर इस साल से पहले खरीदी गई हैं तो आई बिलीव कि मेरे पास दोनों का जो रिटेन अर्निंग है वो इस साल के शुरू में मौजूद होगा, यानी दोनों सब्सिडीज का पोस्ट एक्विजिशन ओपनिंग ग्रुप रिजर्व में होगा। तो सर आगे देख लेते हैं। पहले तो ये माइंड मैप बना लिया मैंने। डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, शेयर कैपिटल दिया हुआ है बी और सी का, रिटेन अर्निंग दी हुई है बी और सी की, और रिटेन अर्निंग एट 31 दिसंबर यानी साल के आखिर की दी हुई है बी और सी की, यानी दोनों जो हमारी सब्सिडीज हैं। शेयर प्राइस दी हुई है जनवरी 1 2016 की, शेयर प्राइस दी हुई है जनवरी 1 2017 की, और शेयर प्राइस दी हुई है जून 30 2018 की। अच्छा जी, फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ सी हैज़ बीन कैरीड आउट। वो बता रहे हैं कि गुडविल इम्पेयर हो चुकी है 10% से। सी सोल्ड गुड्स टू ए, यानी सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा है, उसको देख लेंगे। और फिर बोल रहे हैं ऑन 30 जून कंपनी सोल्ड एंटायर शेयर होल्डिंग इन बी। सर ज़रा ये आपने हाईलाइट कर लेना है कि जो सारी की सारी शेयर होल्डिंग है वो हम बी के अंदर बेच चुके हैं इस साल के मिड में। तो आपको याद होगा सेपरेट बुक्स का गेन अलग होता है और सेपरेट बुक्स की गेन में से इन्वेस्टमेंट जाती है, कैश आता है, गेन आ जाता है। जबकि कंसोलिडेटेड बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ जाते हैं, कैश आता है और फिर गेन या लॉस आ जाता है वापस से। सेपरेट बुक्स में कैश आता है, इन्वेस्टमेंट जाती है और सर गेन या लॉस आता है। कंसोलिडेटेड बुक्स में क्योंकि मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं ड्यू टू गेन, कमाई, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे कैश को एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस गुडविल और एनसीआई से कंपेयर कर रहा होता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। तो दोनों के गेन में क्या होता है, फ़र्क होता है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 सी कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, यानी वो उसकी बात कर रहा है। ग्रुप की पॉलिसी है कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेंटेन करते हैं, और रिटेन अर्निंग दिसंबर 31 2018 पे यानी साल के आखिर में दिया हुआ है कंपनी ए का, वो दिया हुआ है 3 मिलियन और कैपिटल दिया हुआ है 6 मिलियन का। सर सबसे पहले तो आप नेट एसेट्स और सब्सिडी निकाल लें। सर हमने कहा नेट एसेट्स और सब्सिडी में डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मेहनत की हुई है। अच्छा सर, हमने कहा कि एट एक्विजिशन, अच्छा यहाँ पे अगर मैं यूं कह दूं बी कंपनी, ये आ गया सी कंपनी, सही है, दोनों का ये। अच्छा मैंने कहा कि यार ये जो बी कंपनी है इसको मैंने एक्वायर किया था जनवरी 1 2016 पे,
लेट मी चेक इट अगेन कि हमने इसको एक्वायर किया है जनवरी 1 2016 पे बी को, सही है, मेक सेंस। और इसको एक्वायर किया है जनवरी 1 2017 पे, ऐसा ही है। अच्छा, अभी मेरा करंट ईयर 2018 चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको 17 तक लेके आना है साल के शुरू में, ऐसा ही है। चलें जी, मैंने कहा फिर हमारा ईयर एंड ये करंट वाला 18 हो जाएगा, और ये भी हमारा 18 हो जाएगा। चलिए जी, ये कुछ ये सूरत हाल है, और इसका शेयर कैपिटल देख लेते हैं। इन दोनों का दिया हुआ मुझे बी और सी का। बी का मुझे गिवन है 1 मिलियन का, ये आ गया 1 मिलियन, एंड सी कंपनी का 2 मिलियन। इसका रिटेन अर्निंग जो गिवन है वो है सर 5 लाख, और इसका रिटेन अर्निंग गिवन है 8 लाख एट एक्विजिशन, ऐसा ही है। अच्छा, रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग, अच्छा इसको यहाँ भी ले आते हैं। जो रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग है सी कंपनी का 31 दिसंबर 2018 पे, वो ये है। मैंने कहा इस कंपनी का जो रिटेन अर्निंग है एट रिपोर्टिंग, वो सर ये आ गया हमारे पास बी कंपनी का 1050। सर कुछ इस तरीके की सूरत हाल है। ये सारे नेट एसेट्स हमने बना लिए। अच्छा भाई, हमने कहा कि आप यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दें, और यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दें। सही जी, ये आ गया कुछ इस तरीके से। अच्छा, हमने कहा पहले देख लें क्या कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। आई डोंट बिलीव कि सर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, यानी सर सीधा सीधा हिसाब किताब है, कुछ भी इसमें पंगे वाली बात नहीं है। तो सर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका सम कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा सर, समझने की बात ये है कि मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए यहाँ पे, तो पहले देखते हैं क्या बी कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया। नहीं सर, तो मैं सिंपल एक काम करूँगा कि मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा सिंपल 1 साल का बी कंपनी का प्रॉफिट। तो मैं 1 साल पीछे आ गया। 1 साल पीछे आने का मतलब है कि मैं बी कंपनी की रिटेन अर्निंग को 1 साल पीछे ले आया, ऐसा ही है। तो सर कुछ इस तरीके से हालात वाक़यात होंगे जब मैंने इस कंपनी को कंसोलिडेट किया होगा 31 दिसंबर 2017 पे, क्योंकि मेरा करंट ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018। अच्छा भाई, यहाँ पे भी यही केस कर लेते हैं। पर यहाँ पे करने के लिए हमें चाहिए ये कि दिस माइनस होल ईयर प्रॉफिट जो इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है, इसमें प्लस कर दूँ मैं। डिविडेंड कितने का दिया है भाई? डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने 10% का, और सी नहीं दिया है। तो सर हमने कहा कि जो सी कंपनी है इसके शेयर कैपिटल पे 10% इसके अंदर से लेस हुआ होगा, तो हमने क्या किया, ऐड बैक करा दिया। तो उसमें हम वर्क बैक करके यहाँ पे पहुँच गए, ऐसा ही है। तो सर ये यहाँ पे टोटल हो गया, बल्कि इसको चलो यहाँ टोटल नहीं करते अभी, ये यहाँ टोटल हो गया, ये यहाँ टोटल हो गया। अच्छा सर, ये अभी तक की सूरत हाल है एज ऑफ नाउ, सही है जी। हम ये आ गए। अच्छा, मैंने कहा कि अगर मैं 31 दिसंबर 2017 पे होता तो मेरे पास रिटेन अर्निंग ये होती, एक्विजिशन पे ये होती, और एक्विजिशन पे ये होती, रिपोर्टिंग पे ये होती, यानी लास्ट शेयर के रिपोर्टिंग पे, जो सिंपल 1 साल का प्रॉफिट माइनस करके। हमने कहा सर मैं यहाँ पे अब निकाल सकता हूँ पोस्ट एक्विजिशन, तो सर दिस माइनस दिस, और हमने कहा यहाँ पे भी ये करके देखते हैं। तो सर यहाँ पे भी हमने निकाल लिया दिस माइनस दिस। अच्छा, फिर इसमें पेरेंट और एनसीआई का हिस्सा, पेरेंट और एनसीआई का हिस्सा। अच्छा, अगर मैं पेरेंट का हिस्सा देखूँ इसमें, तो हमने 80% एक्वायर किया हुआ, और यहाँ पे 70% एक्वायर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सर हमने 20% एक्वायर किया हुआ है, और यहाँ पे 30% एक्वायर किया हुआ है। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई हमने सर गुडविल निकाली होगी,
सही है जी, बी कंपनी की और सी कंपनी की। अच्छा, अब हमें देखना है कि कंसिडरेशन, भाई ये तो शेयर प्राइस दी हुई है, तो सर इसमें गुडविल जो इम्पेयर हो रही है वो सी की हो रही है, तो देख लेते हैं सर गुडविल निकाल के। हमने कहा भाई कंसिडरेशन के लिए आप सिंपल एक काम करें, आपने बी कंपनी के शेयर्स को 10 से डिवाइड किया, सही है, 1 लाख शेयर्स आ गए, आपने कहा इसमें से 80% मैंने खरीदे, और आपने जो इस कंपनी को ख़रीदा है वो जनवरी 1 को ख़रीदा और शेयर प्राइस बी की चल रही है ये 25 की, तो हमने कहा आपने इतने पैसे दिए होंगे 2 मिलियन, और 2 मिलियन के अगेंस्ट में आपको नेट एसेट्स मिले होंगे 80% के। तो सर हमने कहा कि ये नेट एसेट्स का 80% ये आ गया, तो हमारे पास इसकी गुडविल आ गई ये 8 लाख रुपये। चलें जी सर, ये तो 8 लाख आ गई। अगेन इसकी रिटेन अर्निंग चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 5 लाख है। चलें सर, अब हमने कहा कि यहाँ आ जाएं सर, यहाँ पे आप नेट एसेट 70% रख लें। हमने कहा सर आप सिंपल एक काम करें, ये हम इसके होम पे क्यों आ गए, यहाँ पे आना था हमें। हमने कहा सर दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 70% शेयर। सर प्राइस कौन सी लेनी है, जनवरी 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 70% इनटू, ये देखें सर जनवरी 1 2017 पे ख़रीदी गई है सर, हमने इसकी ये प्राइस ले ली, इस दिन ये पैसे पे किए होंगे। मैंने कहा सर इसके लिए आप इन नेट एसेट्स का 70% ले लें। तो सर हमने ये कहा कि ये इम्पेयर भी हुए थे 10% से, गुडविल चेक कर लेते हैं कितने परसेंट से हुई है। सर गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 10%। ओके, हमने कहा सर ये 10% से इम्पेयर हो गई, पर सर ये करंट ईयर में इम्पेयर हुई है, ये याद रखिएगा, हम चेक भी कर लेते हैं एक बार जाके। अच्छा सर इसकी गुडविल क्यों निकाली, इसमें तो इम्पेयरमेंट थी नहीं, इसको डी रिकग्नाइज करेंगे, गेन निकालेंगे, यही तो पीएनएल इम्पैक्ट समझना है, यही तो पीएनएल इम्पैक्ट समझना है भाई। 504000 ये आ गया। अच्छा भाई हमारे पास सर इसके बाद ये सारी कहानी हो गई हमारी गुडविल की। हमने कहा सर आएँ एनसीआई बनाते हैं। हमने कहा सर यहाँ पे ऐसी कॉपी कर लें, बी एंड सी कंपनी। मैंने कहा बी कंपनी का शेयर ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना रहा होगा, सर अभी चेक कर लेते हैं। इसका 20%। हमने कहा सर इसका एनसीआई कितना रहा होगा, इसका 30%। फिर आपने पोस्ट एक्विजिशन दे दिया होगा लास्ट ईयर तक का, मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर तक का, अगर लास्ट ईयर कंसोलिडेशन हुई होती तो सर वो इतना, और सी कंपनी का इतना, सही है। तो आपकी टेक्निकली एनसीआई इतने पे होती और ये इतने पे, साल के शुरू की कहानी है, ये साल के शुरू पे एनसीआई इतनी होती, ऐसा ही है। चलिए जी सर, हमने ये यहाँ तक किल कर दिया। मैं खाली यहाँ पे नेट एसेट्स की लिंकिंग चेक कर लूँ कि ये सही है, बिल्कुल डेफिनेटली सही है। अच्छा भाई सर इसके बाद ग्रुप रिजर्व्स, हमने कहा रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एज एट दिसंबर 31 2017, साल के आखिर की देखें। हमने कहा कि भाई रिटेन अर्निंग सब पेरेंट एंटिटी की दी हुई है 3 मिलियन की। तीन मिलियन की रिटेन अर्निंग में से मैं पेरेंट एंटिटी का अपना सेपरेट बुक का प्रॉफिट माइनस करूं तो दिस विल बिकम दिस, ऐसा ही है। अच्छा भाई पहले यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ये भी लिंक सही लगाया हुआ है, ये रिटेन अर्निंग आ गया। अच्छा हम रिपोर्टिंग का निकालने के लिए हमने इंटायर डिस्पोजल सही है 10% ले लिया और F16 माइनस किया हुआ है। हाँ F16 बिल्कुल सही है, ये वाली कंपनी है। और सर यहाँ आने के लिए हमने E16 बिल्कुल सही है।
अच्छा सर रेफरेंसिंग इसलिए क्योंकि कोई गलती ना हो। अच्छा भाई हमने कहा ये रिटेन अर्निंग एज एट 31 दिसंबर 2017 आ गया एज एफ के मैं कंसोलिडेशन एक साल पहले कर रहा हूँ, तो ये पेरेंट एंटिटी का आज तक का कमाया हुआ प्रॉफिट है। हमने सिंपल क्या किया, उसकी रिटेन अर्निंग में से क्लोजिंग की फॉर द ईयर का प्रॉफिट माइनस किया, तो एक साल पीछे आ गया मैं, ये रहा, ये रही भाई इसकी रिटेन अर्निंग पेरेंट एंटिटी की। अच्छा भाई फिर मैंने कहा इसके अंदर आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं, बी कंपनी और सी कंपनी, सही है। पोस्ट एक्विजिशन दोनों का फेंक दिया मैंने यहाँ पे। पोस्ट एक्विजिशन सर हमने जब इसका फेंका यहाँ पे, तो पोस्ट एक्विजिशन में एक ये रहा पेरेंट का हिस्सा और एक ये रहा। अच्छा भाई हमने उसको सम किया तो हमने कहा पेरेंट एंटिटी का अपना पैसा और सब्सिडरी का लास्ट ईयर तक का कमाया हुआ पोस्ट एक्विजिशन मिला के ये आ गया। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम ओपनिंग एनसीआई ग्रुप रिजर्व कैपिटल सब रख सकते हैं। तो सर हम ऊपर गए, पिछले सॉल्व किए गए क्वेश्चंस में हमने कहा लेट्स ड्रैग इट डाउन। हमने कहा सर ये हमने कर लिया, बैलेंसेस एज एट, उसकी ईयर एंड भी सही कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर द ईयर एंड 2018 आ जाएगा, जनवरी 1 2018 आ गया। अच्छा शेयर कैपिटल अगर मैं देखूँ तो 6 मिलियन का आ रहा है पेरेंट एंटिटी का। ग्रुप रिजर्व में देखूँ तो आपने निकाले हैं। एनसीआई सर कितनी कंपनीज़ की होगी, 2 कंपनीज़ की होगी, ये आ गई एनसीआई और टोटल ये आ गया। चलें जी सर, अब अगर मैं बोलूँ कि एनसीआई क्रिएटेड तो कुछ भी नहीं है इस बार, पर सर क्या मैं कह सकता हूँ, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही है। एक तो एनसीआई डीरिकग्नाइज होगी क्योंकि तुमने भेज दिया, पर उसका पीएनएल का इम्पैक्ट समझना है। उस पीएनएल के इम्पैक्ट को समझने के लिए आपने मेरे साथ यहाँ पे बने रहना है, फोकस होके। अच्छा भाई आपको IFRS 5 में ये बताया था मैंने कि जब भी आप किसी ऑपरेशंस को भेजें और ग्रुप के हिसाब से सब्सिडी टेक्निकली और सेपरेट ऑपरेशन, तो आप उसके प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जब तक आपने उससे जितना कमाया वो तो दिखाएंगे आप, पर एक लाइन आइटम में दिखाएंगे, उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मैं उसको कंसोलिडेट नहीं करूँगा। तो सर इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे साथ बने रहना है। मैंने कहा कि सर सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आपके लिए अनएडजस्टेड पीएनएल। मैंने कहा सर वही हरकत करते हैं। ये आ गया जी। अच्छा भाई सर इसके बाद हमने कहा कि सिंपल आप एक काम करें, आपने बी को जो बेचा है साल के बीच में बेचा है, तो आपकी ये 2 कंपनीज कंसोलिडेट होंगी, ए एंड सी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए D5 और F5 को मैंने कंसोलिडेट किया, D5 ये रहा, F5 ये रहा। मैंने बी को कटा दिया, क्यों कटा दिया, क्योंकि वो कंसोलिडेट नहीं होगी साल के आखिर में, वो आपकी सब्सिडी नहीं है। उसका क्या करना है वो भी बताता हूँ। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने का फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम और टैक्स। चलें जी सर, हमने कहा इसको बॉर्डर लगाने के साथ साथ यहाँ तक फेंकते हैं, ये आ गया। हमने कहा कि सर ये आ गया, और हमने कहा कि सर ये यहाँ तक आ गया, और सर ये यहाँ तक आ गया। अच्छा इफ़ आई वांट टू चेक कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया अनएडजस्टेड में, तो मैं सिंपल ये काम करूँगा 1026 और इसको प्लस करूँगा तो 2021796 आ गया। सही है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर वो बिकी हुई सब्सिडरी का कोई भी मंजन नहीं है, तो पहले उस बिकी हुई सब्सिडरी का मंजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये मानते हो कि जो पेरेंट एंटिटी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा होगा सब्सिडरी वाली इंटायर डिस्पोजल में, उसका गेन मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में शामिल होगा। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले मैं एक सेपरेट बुक्स का ये निकाल लूँ, सेपरेट बुक्स का गेन। प्लीज़ सुनिएगा, किसका निकाल रहा हूँ मैं, सेपरेट बुक्स का गेन निकालने लगा हूँ मैं। अच्छा सेपरेट बुक्स के गेन के लिए आपने देखा
कि कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, वो कैसे आएगा सर? अभी देख लेते हैं भाई। कैश रिसीव ऑन डिस्पोजल ऐसे आएगा कि आपने टेक्निकली बी कंपनी के कोई 70,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, यानी 70% बोल रहा हूँ, सॉरी 80%, ऐसा ही 80% शेयर्स खरीदे हैं आपने। अच्छा, ये 80% शेयर्स जो आपने खरीदे हुए हैं, ये आपने 30 जून को कटा दिए हैं, बेचे हैं। तो कितने पे बेचे होंगे सर? 31 पे बेचे होंगे ना। तो इस दिन के पैसे ही आ गए, ये कैश आ चुका होगा आपके पास। फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट जो रखी हुई होगी वो ये होगी जिस पे मैंने गुडविल निकाली थी, ये वाली, क्योंकि पूरी आपने कटा दी है, पूरी आपने कटा दी है, ऐसा ही है ये रही यहाँ से। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों के मेरे पास सेपरेट बुक्स में गेन आया होगा 4,80,000 रुपये का। तो सर मैंने सिंपल एक काम करना है, 4,80,000 रुपये हटा दें। देखें ग्रुप रिजर्व में भी आप क्या करते हैं, सेपरेट बुक का गेन हटा देते हैं। मैंने यहाँ से भी क्या किया, सेपरेट बुक का गेन हटा दिया। तो इसलिए सर ये तो मेरे पास एक बात समझ आ गई कि मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ सेपरेट बुक गेन ऑन डिस्पोजल। हमने कहा सर उसको यूँ लिख लेना था कि आपको याद रहे। ओके जी। अब सर इसके बाद फिर मैंने ये कहा कि सर अब मैं निकालूंगा कौन सी किताबों का गेन, कंसोलिडेटेड बुक्स गेन। सर दोनों के गेन में फ़र्क क्यों है भाई? एक में से इन्वेस्टमेंट जाती है, कंसोलिडेटेड बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं, उसमें से वो जाते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो हम ये कहते हैं कि भाई कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल तो सेम होता है, दैट इज़ दिस, ऐसा ही है। पर मुझे यहाँ से नेट एसेट्स निकालने होंगे, गुडविल निकालनी होगी, जो भी नेट एसेट्स का मतलब क्या, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, और सोने पे सुहागा एनसीआई भी कटानी होगी। बट नेट एसेट्स किस दिन के, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ किस दिन के? सर उस दिन के जिस दिन ये बिकी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ आपके, प्लीज़ सुनिएगा, आपके नेट एसेट्स 1 साल पहले तक तो आपके पास आए हुए हैं। आपके नेट एसेट्स बच्चों 1 साल पहले तक तो आपके पास आए हुए हैं, बट कौन से नहीं आए हुए सर? 6 महीने बाद वाले। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आप बच्चों आपको कि आप एटलीस्ट इसको 1 साल और आगे लेके जाएंगे, मतलब 6 महीने आगे, सॉरी। तो सर हमने ये किया कि मैं उसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आया और मैंने कहा कि एट जून 30, 2018 हमने कहा ये हो गया एट डिस्पोजल डेट। अच्छा, डिस्पोजल डेट पे दिस विल रिमेन सेम। पर सर मुझे ये करना है कि इसमें से माइनस कर देना है कितने महीने का प्रॉफिट, 6 महीने का प्रॉफिट। या तो ओपनिंग में ऐड कर दो या तो इसमें से माइनस कर दो, बात एक ही है। तो सर हमने किया ये कि ये आ गया। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसमें अगर ओपनिंग में ऐड भी कर दूँ तो देखिएगा तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वन 1,085,460 ऐसा ही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मतलब नेट एसेट्स इतने के मौजूद थे यहाँ पे, ऐसा ही। तो मेरे नेट एसेट्स ये आ गए जो कि मैं क्या करूँगा, डी रिकग्नाइज़ करूँगा। ज़रा बहुत फोकस होकर सुनना आप लोगों ने। मैंने कहा भाई ये मैं डी रिकग्नाइज़ कर दूँगा। चलिए जी सर, ये तो हमें बात समझ आ गई कि आप ये क्या करेंगे, डी रिकग्नाइज़ करेंगे। टेक्निकली आप यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ सर। टेक्निकली आप यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, लाल कर देते हैं सर। हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, रीज़न बीइंग कि आखिर में हमारी सब्सिडी नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मैं नेट एसेट्स निकाल दूँगा इतने से। एंड लेट मी चेक इट अगेन कि इसका सम यही आता है, बिल्कुल यही आता है। अच्छा भाई हमने इसको हटा दिया, पर सर हमारे पास इससे रिलेटेड गुडविल भी तो थी, गुडविल भी कटा दें 8 लाख रुपए की। और सर आपके पास जो एनसीआई थी वो भी रिवर्स करने पर सर गेम है, गेम है यहाँ पे। गेम ये कि एनसीआई ये जो थी ये एज एट दिसंबर 31, 2017 तक की है। हमें इसकी एनसीआई चाहिए शेयर ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। हमने कहा कि भाई वो तो यही होता, ये रहा इसका 20% सेम। हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन, फिर ये जो था ना ये पोस्ट एक्विजिशन, ये 16 और 17 2 सालों का था, हमें 2.5 ईयर्स का चाहिए।
या तो आप एक काम करें, इसको उठा के यहाँ पे ले आएं, सिर्फ इसमें डिफरेंशियल डाल दें, या तो मेरी तरह करें जो मैं कर रहा हूँ। ये आज तक का आ गया, ये आज तक का आ गया, इसमें आप पेरेंट और एनसीए का हिस्सा निकाल लें। अच्छा सर, पेरेंट और एनसीए का हिस्सा ये आ गया 80% और 20%। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से जो यहाँ तक का एनसीए का हिस्सा है ये 6 महीने का प्रॉफिट है। अच्छा भाई, पर मैंने कहा कि भाई मैं तो एज ही डाल रहा हूँ ना शुरू से, ये रहा। मैंने कहा मेरी एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल ये रही होगी उसको उसका हिस्सा देने के बाद। पर अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 82908 है, और यहाँ भी देख लें आप, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 82908 है, नहीं 6 महीने का प्रॉफिट उसमें ही ऐड करते तब भी बात एक ही होती। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे पास एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल ये रहा, और आपको पता है इसको मैं डी रिकग्नाइज करूँगा तो पॉजिटिव रखा है मैंने इसको, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये सी कंपनी की जो एनसीआई है उसको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। अच्छा, इसमें ये कर दिया हमने, इसकी एनसीआई थी एट 31 दिसंबर 2017। अच्छा सर, तो अब हमने कहा कि हमारे पास कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन आ गया 11632, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा प्रॉफिट गेन ऑन डिस्पोजल है ऑफ सब्सिडरी। ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मैंने इसको होल्ड ऑन कर लिया 1 मिनट। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, फिर मुझे एक बात पता है, 6 महीने तो मेरी सब्सिडरी थी ना, तो जैसे मैंने 6 महीने का प्रॉफिट एनसीआई को दिया था, 6 महीने का प्रॉफिट एनसीआई को दिया था, ये था जो मैं यहाँ से यहाँ पे उठ के आया था, तो ये 6 महीने का ही प्रॉफिट था ना जो एनसीआई को दिया एडिशनली, तो 6 महीने का अपने पास नहीं लेके आऊँगा। तो सर उस 6 महीने को मैं पीएनएल में अलग अलग लाइन आइटम में कंसोलिडेट नहीं करूँगा, मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ्स, सही है जी, और प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ्स कैसे लेके आऊँगा, दिस डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6। अच्छा, क्या ये हम ऊपर तो नहीं आ गए, खाली मैं यहाँ पे एक लिंक चेक कर लूँ, ये तो सही है, पीएनएल E16, ओके E16 ही है, साइड है, बेहतरीन है। अच्छा भाई, मैंने किया ही है कि मैंने कहा इसके पूरे पीएनएल को कंसोलिडेट करने के बजाय मैं सिर्फ उसको ले रहा हूँ उसके कितने महीने, 6 महीने, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये आ गए 6 महीने, पर 1 मिनट बहुत सुकून से समझिएगा एक बात को, मैंने कहा ये आ गए हमारे कितने, 6 महीने। सर 6 महीने तो ये आ गए हमारे पास, पता 6 महीने आने के बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास कुल मिला के प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैंने टेक्निकली इस सब्सिडी को 6 महीने रखा, और इस सब्सिडी के 6 महीने में से मैंने क्या कमा लिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मेरा प्रॉफिट है। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने E16 जो ये अमाउंट डाली थी इसका 6 महीने का प्रॉफिट टेक्निकली अपने पास एक लाइन आइटम में दिखा दिया और इसमें ये ऐड कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं टोटल प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ये रहा। सो अब सर मैं करूँगा ये कि यहाँ पे ये आ जाता ना, ये वाला लाइन आइटम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे अब मैं इसको लिख दूँगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, क्योंकि ये वो ऊपर पीएनएल है जो कंटिन्यूड ऑपरेशन का, यानी मेरा अपना और वो तीसरी वाली सब्सिडी को यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ऊपर ही, अच्छा सर इसकी समरी क्या है, इसकी समरी ये है कि जब भी आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे और सब्सिडरी को बेचेंगे, सिर्फ एक चीज़ याद रखें, सेपरेट बुक का गेन ऊपर से माइनस कर दें,
जो आपकी सब्सिडी ने कमाया है, जिस वक्त तक कमाया है, उस पर आपके तब तक का राइट है, आप उसको एक लाइन आइटम में ले आएँ, यानी अलग अलग कंसोलिडेट करने के बजाय एक लाइन आइटम में ले आएँ, सही जी। और उसके अंदर जो गेन और डिस्पोजल है सब्सिडी, वो भी तो टेक्निकली प्रॉफिट है उसी सब्सिडी का, जो कि आपने बेच दी, तभी आपने उसको प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या किया, ऐड कर दिया। तो सर आपने इसका नीचे से लिंक लगा देना है, ये रहा, कहानी अभी बाकी है। सर ये तो कहानी हो गई उसकी, अब जो सब्सिडी बच गई है उसकी इंट्रा ग्रुप वगैरह नहीं देखोगे सर? डेफिनेटली यस, हम देखेंगे। तो सर यहाँ पे हम इसको यहाँ लिखा देते हैं एडजस्टमेंट के कॉलम में, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, सही है जी। ये आ गया हमारे पास। हमने कहा सर क्योंकि ये अनएडजस्टेड में इसलिए नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट वर्किंग बना के निकाल लिया ना, एडजस्टेड ही यही है। अच्छा, तो सर क्या अब मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद हम वो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स के अंदर सर इम्पेयरमेंट भी पार्क करनी है हमने। तो सर अगर मैं यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इम्पेयरमेंट चार्ज कर लूँ 56,000 की, तो सर कोई बुरी बात नहीं है, सही है जी। मैंने कहा ये आ गई हमारी इम्पेयरमेंट, ये इम्पेयरमेंट आ गई। अच्छा जी, इसके बाद सर हमने कहा कि जो डिविडेंड कमाया है सी कंपनी से वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम में होगा। तो सर हमने कहा वो रिवर्सल ऑफ डिविडेंड, हम वो भी यहाँ से हटा देते हैं। हमने कहा सर वो जो डिविडेंड है यहाँ पे वो इस वाली चौरंगी में होगा, और जो हमारी ये सी कंपनी है इसने 10% का डिविडेंड दिया होगा, जिसमें से मेरा कितना होगा 70%, ये हमने यहाँ से कटा दिया। अच्छा सर, रिवर्सल ऑफ डिविडेंड के बाद लेट्स चेक के सी ने कुछ गुड्स बेचे हैं, अल्लाह का शुक्र है पेरेंट नहीं बेचे, वरना वो भी करनी पड़ती। अच्छा भाई, सी ने कुछ जो गुड्स हैं वो बेचे हैं, 1,50,000 की प्राइस है। तो सर पहले तो सेल्स को आप रिवर्स कर लें, सी टू ए, हमने कहा सर 1,50,000 ये माइनस हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स हो गई। और सर इसके बाद आपने इसका देख लें मार्जिन है या मार्कअप है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से इंक्रीज़ करना है आपने। 40% का मार्जिन है और 40% के बाद में 50% ऑफ द गुड्स आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री, तो सर ये 50% आ गया। तो सर कुल मिला के हमारे पास सारी एडजस्टमेंट्स पार हो चुकी हैं क्योंकि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर हमने कहा एडजस्टेड पीएनएल के लिए यहाँ पे पहले आप हेड्स लिख लें, ठीक हो गया जी। हमने कहा सर इसको थोड़ा सा और खींच लेते हैं। अच्छा सर, सम, हमने कहा सर यहाँ से उठा के लेके आए यहाँ तक, ये आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ऑपरेटिंग, फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, टैक्स। अच्छा भाई, और फिर ये आ गया हमारे पास, सही है सर, ये हमने कर लिया। अब सर हम सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, और सर यहाँ पे बॉर्डर, और सर हमने कहा टोटल प्रॉफिट, सही है। अब सर इसका सम लगा देते हैं, आप खुद सोचें कि एग्ज़ाम के अंदर कितनी चीज़ें आपने हैंडल करनी हैं, तो दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फार्मूला चेक कर लेते हैं सर, बेहतरीन है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, ये रहा जी, ये रहा। अच्छा, इसके अंदर मैं अभी भी अल्लाह की कसम खाता हूँ 3 कंपनीज़ का प्रॉफिट है। सर आप तो कह रहे थे वो एक बेच दी, भाई बेची तो है पर उसको एक चौरंगी में दिखाया ना, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में, क्या ये बात मानते हो? तो सर अब गेम है समझने का डिस्ट्रीब्यूशन का।
तो सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ एनसीआई। सर सबसे पहले हम कहते हैं बी कंपनीज एनसीआई। सर एक एक करके ज़रा बात को समझते हैं। मैंने कहा सेपरेट बुक्स प्रॉफिट ऑफ बी कंपनी 6 मंथ्स। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं 6 मंथ्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर आपने डाला कितना है 6 मंथ्स का। सर देखें ये जो प्रॉफिट है ना 41450, इसमें कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं है। आप इसमें शेयर ऑफ एनसीआई निकाल लें, कितना कितना भाई 20%, ऐसा ही है 82908। आप देखें यहाँ पे भी हमने ये निकाला था 6 महीने का जो उसको प्रॉफिट दिया था यहाँ तक एनसीआई को डी रिकग्नाइज़ करने के लिए। नहीं आता यकीन, यहाँ से देख लो 82908 आ गया। हमने कहा एनसीआई को ये दे दिया। तो सर आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो ये था 426172, आपने ये 414 रखा है भाई। उसमें बाकी गेन ऑन डिस्पोजल और सब्सिडी है वो तो पूरा पेरेंट का है, वो तो पूरा किसका है पेरेंट का। तो हमने एनसीआई का सिर्फ हिस्सा इसमें से ही देना था उसको। तो सर ये तो बात समझ आ गई, ये तो शेयर ऑफ एनसीआई आ गया। अब हमने कहा सर सी कंपनीज एनसीआई, हमने कहा सेपरेट बुक्स प्रॉफिट ऑफ सी कंपनी पूरे 12 महीने ये तो। अच्छा भाई हमने कहा कि आप पहले तो ये चिपका दें। अच्छा भाई मुझे पता है कि इसमें ए की एडजस्टमेंट है जो सी ने ए को बेचा है, लेस कर दूंगा अनरियलाइज प्रॉफिट, वो कितना था 30,000। हमने कहा जैसे ही हमने इस 30,000 को माइनस किया तो हमारे पास एक एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। और हमने कहा शेयर ऑफ एनसीआई 30%, यहाँ पे कितना था 20%। तो हमने कहा कि भाई टेक्निकली इसका 30% ये आ गया, इसका 20% ये आ गया। तो सर हमने इसके आगे कर दिया सर पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट और एनसीआई। हमने कहा एनसीआई हम निकाल चुके हैं, दिस प्लस दिस, और बाकी पूरा बैलेंसिंग फिगर किसका हो गया पेरेंट एंटिटी का। सर नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम यहाँ पे आराम से ग्रुप रिजर्व में पेरेंट एंटिटी का हिस्सा दे दें और हम यहाँ पे एनसीआई का हिस्सा दे दें। ये रहा जी। अच्छा आप ज़रा एक बात केयरफुली समझें, ये लास्ट ईयर तक की एनसीआई है, लास्ट ईयर तक की, इसमें दोनों एनसीआई हैं। और इसमें आपने क्या कहा 6 महीने का एनसीआई का दे दिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि एनसीआई उठ के इस वाली अमाउंट पे आ गया, यहाँ पे इस वाली अमाउंट पे उठ के आ गया 417092 पे, यानी इसके अंदर 2 कंपनीज़ की एनसीआई है, उसमें से एक किस पे 417092 पे और एक साल के आखिरी वैल्यू पे है, सही है जी। पर क्या मैं कह सकता हूँ ये 417092 यहाँ से क्या हो जाएगा डी रिकॉग्नाइज। तो डी रिकॉग्निशन ऑफ एनसीआई ऑन डिस्पोजल ऑफ बी कंपनी। तो सर ये तो आपने ऑलरेडी वर्कआउट किया हुआ है ना, ये रहा। आपने यहाँ से क्या किया उसको हटा दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग तक की एनसीआई थी, उसको आपने उसका 6 महीने का प्रॉफिट दिया, वो इतने पे आ गए, उतने पे आपने उसको निकाल दिया। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग है। तो सर आपने बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का एग्जाम के अंदर। सर हमने देखें यहाँ से ये कटा दिया, क्लियर है। अच्छा भाई फिर हमने कहा डिविडेंड बाय सब्सिडरी, हमने कहा सी कंपनी। सर जो सी कंपनी है उसने एक डिविडेंड दिया है, तो सर वो जो डिविडेंड दिया है सी कंपनी ने उसमें एनसीआई का हिस्सा उसको रियलाइज हो जाएगा। तो सर हमने कहा इसका 10% का 30%। और सर हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। अच्छा जी अब सर मैं इसको करूँगा रिकनसाइल, पर सर रिकनसाइल करने से पहले ज़रा आपसे एक दो चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ। देखें जब भी चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर के साथ यानी डिस्पोजल का केस आएगा, एक्विजिशन का तो कोई मसला ही नहीं है ना,
डिस्पोजल का जब केस आएगा तो खुदा के वास्ते आपने याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल साल के बीच में कोई सब्सिडी डिस्पोज हुई है तो आप पहले एक काम करेंगे, जो 6 महीने का उसका प्रॉफिट है उसको आप लेके आ जाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में। एक तो ये हो गया, वो इसमें कोई इंट्रा ग्रुप है तो वो पार कर लीजिएगा, सही है जी, वो अपनी जगह पर एक लाइन आइटम में। फिर आप देखेंगे कि सेपरेट बुक का गेन अलग होगा, वो आप रिवर्स कर देंगे क्योंकि वो होना नहीं चाहिए ग्रुप के हिसाब से। फिर आप क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बुक्स का ऐड कर देंगे गेन, वो भी किस में, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि वो भी टेक्निकली उसी ऑपरेशन की इनकम है जो कि अब नहीं रहा, यानी 6 महीने रहा था वो इनकम आ गया, जो बेचने पे कमाया वो भी उसके अंदर डाल दिया। क्लियर है जी। अच्छा जी, फिर जो आपको याद आएगा, फिर बंटवारे के लिए कह रहा हूँ, माइंड मैप बना रहा हूँ, जो 6 महीने का प्रॉफिट आप लेके आए थे उसका भी हिस्से दो हैं, एक आपका एक एनसीआई का। तो देखें मैंने जो कंसोलिडेट ऊपर पूरा किया था तो उसमें से 6 महीने में से 20% किसको दे दिया, एनसीआई को। और मेक सेंस कि आपको ये देना पड़ेगा ताकि ओपनिंग में ये ऐड हो के वो कैरिंग अमाउंट बन जाए। अच्छा भाई, इसके बाद सर अब मैं ये अगर कहूँ कि अगर मैं ग्रुप रिजर्व बनाता इंसान बन के शुरू से, अगर बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे, तो क्या मेरा आंसर इस ग्रुप रिजर्व के इक्वल आता? सर आना तो डेफिनेटली वही चाहिए, तो पर अब सर बस बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इधर मैंने कहा सर अगर आप अज्यूम करें रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी एज एट 31 दिसंबर में 2018 ले लूँ तो क्या ख्याल है? मैं पीछे गया, मैंने बोला भाई रिटेन अर्निंग एज एट 31 दिसंबर 2018 3 मिलियन है। सर आपने यहाँ पे तो ये लिया था भाई, मैंने 3 मिलियन साल के आखिर की थी ना, मैंने उसमें से 1 महीने का प्रॉफिट माइनस किया था जो कि अब इसके अंदर होगा, यानी जो पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट मैंने पीएल से निकाला वो इसके अंदर सेपरेट बुक्स वाला शामिल है और डिविडेंड इनकम भी शामिल है, सारी चीज़ें इसके अंदर, वो हमारी अपनी जगह लॉजिक्स हैं। अच्छा हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, अच्छा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमने कहा बी कंपनी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमने कहा सी कंपनी। अच्छा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो बी और सी कंपनी मैंने कहा उसमें सबसे पहले मैं बी कंपनी की गेम कर लेता हूँ। अच्छा बी कंपनी में आप ज़रा देखें जो मैंने ये हिस्सा निकाला, देखिए बी कंपनी के एट द डेट ऑफ डिस्पोजल तक, क्या मैं कह सकता हूँ उसमें इस साल के 6 महीने भी हैं और उस साल के 6 महीने का भी परसेंटेज में दे रहा हूँ, क्योंकि देखो एक हिस्सा एनसीआई को दिया, एक हिस्सा पेरेंट को। तो ग्रुप रिजर्व में आपके सामने है, जानी ग्रुप रिजर्व में आपके सामने है कि मैं जो अब हिस्सा लेके आ रहा हूँ वो ये वाला लेके आ रहा हूँ, यानी अप टू दी डेट ऑफ डिस्पोजल का नहीं, 6 महीने इंक्लूड करने के बाद ये आ गया। अच्छा अभी फिर मैंने कहा सी कंपनी को रिकॉर्ड करने से पहले आप यहाँ पे URP माइनस कर लें तो ये काम हो जाएगा बेहतरीन। इसको यहाँ तक ले आओ, ऐसा ही है, जब यहाँ तक ले आए तो आप इसमें से URP माइनस कर लें और URP था 30,000 रुपये का, सही है। अच्छा भाई हमने कहा ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन, दिस माइनस दिस, सही है। आपने कहा पेरेंट और एनसीआई, ये आ गया पेरेंट और एनसीआई 70 और 30 के रेशियो में। अच्छा भाई मैंने कहा कि यार जो भी है, अब मैं सी कंपनी के रिलेटेड पेरेंट का शेयर ले आया, ये रहा, ये भी आज तक का है, सही है जी। अच्छा पेरेंट एंटिटी का आज तक का, पोस्ट एक्विजिशन 30 जून तक का और ये आज तक का। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट पार्ट करते हैं। इम्पेयरमेंट कितनी थी भाई, 56,000 की। अच्छा 56,000 की इम्पेयरमेंट के बाद हमने कहा चलो शुगर है, इसमें जगह बाकी है, हम क्या करते थे सेपरेट बुक्स गेन रिवर्सल, ऐसा ही है। सेपरेट बुक की गेन का रिवर्सल कितना सर, सेपरेट बुक की गेन का रिवर्सल आप ही लोगों ने निकाला है और वो ये रहा 480। देखें मैंने सर क्या यहाँ से मैंने भी 480 माइनस किया था, वही गेम है यार, 480 माइनस किया, 6 महीने का प्रॉफिट ऐड किया, वही तो चल रहा है। तो वो वहाँ पे वहाँ के हिसाब से, यहाँ पे यहाँ के हिसाब से। अच्छा फिर मैंने कहा गेन ऑफ कंसोलिडेटेड बुक्स, ये देखो ये भी सिर्फ किसको मिल रहा है, पेरेंट एंटिटी को मिल रहा है। तो सर मैंने कहा गेन ऑफ कंसोलिडेटेड बुक्स कितना है सर, ये रहा। तो सर आपने वो नीचे 6 महीने वाला ऐड क्यों नहीं किया, वो पोस्ट एक्विजिशन में आ गया ना ये वाला, नीचे हमने वहाँ पे तो अलग से ऐड किया था। अच्छा भाई सर अगर अब मैं इसको सम करूँ तो अल्लाह करे ये इतना कॉम्प्लेक्स केस मैच होना चाहिए। तो सर अगर मैं देखूँ तो मेरा क्लोजिंग ग्रुप रिजर्व आ गया 3770,000, और सर यहाँ पे भी देखें कितना आ रहा है 3770,000। तो सर
आपने क्या करना है सर, आपने एग्जाम में सिर्फ ये करना है कि जब भी पीएनएल का सवाल आएगा ऐसा, तो आपने सेपरेट बुक का गेन इन्वेस्टमेंट इनकम से माइनस कर देना है। जो सब्सिडी आपने बेच दी उसका आपने प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तब तक का लाना है जब तक वो सब्सिडी थी, और जो गेन ऑन डिस्पोजल था कंसोलिडेटेड बुक्स का वो भी उसके अंदर ऐड कर देना है। टेक्निकली वो भी आपका गेन है फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जज़ाकल्लाह।